हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको नागरिकता के ऊपर अरस्तू के विचार की पार्ट 2 की वीडियो प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नागरिकता से संबंधित अवधारणा इसी के अंदर है। जैसा कि आपको बताया गया था कि अरस्तू ने राज्य को कुलों और गाँव का समूह कहा है और उसने ये बताया था कि जनसंख्या और भूभाग राज्य के दो अनिवार्य तत्व हैं। राज्य जब तक नहीं बन सकता जब तक जनसंख्या नहीं होगी और भूभाग नहीं होगा। भूभाग का मतलब भूमि है। और राज्य की जनसंख्या भी दो भागों में बटी होती है, एक तो नागरिक होते हैं और दूसरा अनागरिक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हम नागरिक किनको नहीं मानेंगे अरस्तू के अनुसार। नागरिक किन्हें कहेंगे? तो अरस्तू ने कहा है कोई व्यक्ति इसीलिए नागरिक नहीं होता कि वह एक निश्चित स्थान पर रहता है, क्योंकि विदेशी पर्यटक भी टाइम टू टाइम तो आते रहते हैं। तो नागरिक उन्हें कहेंगे जिन्हें ये 3 अधिकार मिले होंगे: विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार। विदेशी पर्यटक और अन्य बाहरी व्यक्ति ये सारे नागरिक नहीं कहलाएंगे। अगर इनके साथ कोई मुकदमा दायर किया जाता है तो ये न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं है। दास, अरस्तू ने कहा कि जो दास होंगे उन्हें भी नागरिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दासों के अंदर सोचने समझने की बुद्धि कम होती है। तीसरा, कारीगर, मिस्त्री और अन्य भाड़े के व्यक्ति, ये सब भी नागरिक में नहीं आएंगे, क्योंकि ये दूसरे दर्जे के लोग हैं, किसी के अंडर में रह के काम करते हैं। तीसरा, बालक और चौथा, बालक और बदनाम व्यक्ति, बच्चा यानी अवयस्क को नागरिकता से वंचित रखा जाएगा। जब वो वयस्क हो जाएगा तब उसको नागरिक माना जाएगा। अरस्तू के अनुसार देशद्रोहियों, देश के शत्रुओं की मदद करने वालों और कुख्यात अपराधियों से भी नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाएगा। 5वां, महिलाएं, तो आज स्त्रियों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन पहले महिलाओं को नागरिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। उन्हें काफ़ी संघर्ष करने के बाद नागरिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो स्त्री को भी नागरिकता से वंचित रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि उनका काम बच्चों का पालन पोषण करना है। अगर उनसे घरेलू काम का छीन लिए जाएं तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगी, तो इसीलिए राज्य के लिए ये चीज़ें उचित नहीं हैं। तो इसीलिए उन्होंने इन 5 लोगों को राज्य की नागरिकता से वंचित रखा है। आप एक बार देख सकते हैं दोबारा: विदेशी पर्यटक, बाहरी व्यक्ति, दास, कारीगर, मिस्त्री, भाड़े के व्यक्ति, बालक और बदनाम व्यक्ति और साथ में महिलाएं। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि समाज के एक बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित क्यों रखा गया? अरस्तू आनुपातिक समानता का समर्थक था। इसका मतलब समान लोगों के साथ समानता का व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। जैसे जितने भी अंधे लोग हैं उनके साथ एक समान व्यवहार, आंखों वाले लोगों के साथ एक व्यवहार। तो पद या अधिकार देते समय लोगों की योग्यता और पात्रता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अरस्तू का कहना था यदि बांसुरियाँ बांटी जाएं तो निश्चय ही वे उन लोगों को दी जाएं जो बांसुरी बजाना जानते हो, अदरवाइज जिन्हें बांसुरी बजाने नहीं आती हो उन्हें हम बांसुरी दे देंगे तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। इसी तरह से नागरिकता उन लोगों को दी गई है जिनके पास पर्याप्त अवकाश होता था, योग्यता होती थी और वो दूसरों का अच्छा बुरा और अपना अच्छा बुरा समझ सकते थे और सार्वजनिक प्रश्नों के विषय पर वो निर्णय ले सकते थे, तो उन्हीं को नागरिकता दी गई है। अब यहाँ बात करते हैं एक अच्छे नागरिक के गुण क्या क्या। तो यहाँ देखते हैं हम एक अच्छे नागरिक के गुण। अरस्तू ने राज्य की तुलना एक जहाज से कही है। उन्होंने कहा है कि जहाज को चलाने के लिए क्रू होता है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे रोवर्स होते हैं, परिचालक होते हैं, बोट्सवैन्स होते हैं और भी बहुत सारे कर्मी होते हैं। इसमें से प्रत्येक के पास एक हुनर होता है। जहाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी पर है। इसी तरह से विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग तरह की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो नागरिकों में होने चाहिए। नागरिकता उन्हीं व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो शिक्षित हो। शासन भी कला है, इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक इस कला में पारंगत हो। नागरिकों में समझदारी होनी चाहिए।
साहसी और संयमी होनी चाहिए। इनको आप पॉइंट्स में डालोगे, डीपली पॉइंट्स में डाल के अंडरलाइन करके फिर इनको डीपली आपको एक्सप्लेन करना है। नागरिक शासक और शासित दोनों की ही भूमिका निभा सके। 5वां, उसके पास पर्याप्त अवकाश हो, यानी काम के बाद भी उसको टाइम मिल जाए। यहाँ देखते हैं हम नागरिकता के सिद्धांत की समालोचना। आप लोगों ने एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपसे नागरिकता के ऊपर अरस्तु के विचार आते हैं तो सबसे पहले आपको अरस्तु के बारे में बताना है, उसके बाद यानी भूमिका डाल के अरस्तु के बारे में बताना है, उसके बाद अरस्तु के बारे में बताने के बाद आपको नागरिकता के बारे में एक्सप्लेन करके किसको नागरिकता मिलनी चाहिए और नागरिकता के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, फिर उसके बाद उसकी आलोचना जरूर लिखनी है और बाद में निष्कर्ष भी लिखना है। तो नागरिकता के विषय में अरस्तु के काफ़ी दकियानुसी थे और आजकल तो दास प्रथा का समर्थन है ही नहीं। और अरस्तु का क्या कहना था कि सर्वाधिक अच्छी शासन प्रणाली कौन सी होती है? कुलीन तंत्र, यानी 2-4 लोगों का शासन। और उसने कहा था कि कुलीन घरों में जो भी बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, वो राज्य कार्य के लिए अच्छी योग्यता अर्जित कर लेते हैं। परंतु आज कुलीन तंत्र शासन पद्धति को भी स्वीकार किया जा चुका है। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर अच्छे परिवार में, अमीर परिवार में बच्चे पलते हैं तो कई बार वो लोभी, अहंकारी, भोगविलासी भी बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के भले के लिए कार्य किए करेंगे। और जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है तो लिंग भेद अब नहीं चलता, तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं किसी दृष्टि से नीचे नहीं हैं। यहाँ हम सारांश यानी निष्कर्ष के बारे में भी देख लेते हैं कि ग्रीक राज्यों में, ये निष्कर्ष है बच्चों, तो ग्रीक राज्यों में पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली थी, लेकिन अब जनसंख्या ज़्यादा जो हो चुकी है इसीलिए प्रत्यक्ष प्रणाली अब उचित नहीं है। नागरिकों की जनसंख्या वहाँ थोड़ी थी तो अच्छे से वहाँ काम चल जाता था। तो यहाँ हम देखेंगे अरस्तु इस बात को अच्छी तरह जानता था कि राज्य के संचालन में गरीबों की भागीदारी नहीं होगी तो वह शासन के विरोधी हो जाएंगे। राष्ट्र के स्थायित्व के लिए उसने समाज के लिए गुटतंत्र और भीड़तंत्र के मार्ग सुझाया है। अरस्तु के विचारों को सही मूल्यांकन के लिए उस युग की परिस्थिति और दास प्रथा के व्यापक प्रचलन को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यानी अरस्तु के बारे में अगर आपको जानना है तो सीधी सी बात है, कोई भी विचारक जब विचार देता है जब वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, तो उस टाइम दास प्रथा का चलन था, महिलाओं को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, तो इसी आधार पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरी कहीं पे कोई गलतियां हैं तो उन्हें आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, जिसके बाद मैं सुधारने की कोशिश करूँगी अगर आपको समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस एंड प्लीज़ अगर चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।